दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक गुप्त साम्राज्य लेकर आया हूँ, भारत का स्वर्ण युग। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय। इसे भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस युग में कला, विज्ञान, धर्म, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त वंश ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ विश्व मंच पर गौरवान्वित। इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के उत्थान, उनकी प्रशासन प्रणाली, सांस्कृतिक उपलब्धियों और पतन पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक इतिहास। गुप्त साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में हुई। संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन साम्राज्य की वास्तविक नींव उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी। उनका काल 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य को एक सशक्त आधार प्रदान किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह कर राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी साम्राज्य की नींव और राजनीतिक स्थिरता स्थापित की। मगध, प्रयाग और कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि उन्होंने 20 से अधिक राजाओं को हराया। उनके शासनकाल में भारत का भूभाग एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में महान योगदान दिया। उन्होंने शक क्षत्रपों को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मलावा पर अधिकार किया। उनकी राजधानी उज्जैन थी, जो कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनी। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके शासनकाल में साम्राज्य स्थिर रहा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। हुन आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उनके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा। अब हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं एवं जानने का प्रयास करते हैं। गुप्त प्रशासन प्रणाली सुव्यवस्थित और कुशल थी। राजा और राजतंत्र। राजा को देवत्व प्राप्त माना जाता था। राजा प्रशासन के सभी पहलुओं में सर्वोपरि थे। धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करते थे। मंत्री परिषद। राजा को एक मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। प्रमुख पदों में महामंत्री, खजांची, सेनापति और न्यायाधीश शामिल थे। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। साम्राज्य को प्रांतों, भुक्ति में विभाजित किया गया। प्रांतों का प्रशासन उपरिका के तहत था। ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामिक का होता था। राजस्व और अर्थव्यवस्था। कृषि आय का प्रमुख स्रोत थी। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया गया। तांबा, चांदी और सोने के सिक्के प्रचलन में थे। गुप्त युग की सांस्कृतिक उपलब्धियां। आइए अब गुप्त युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझते हैं एवं जानने का प्रयास करते हैं। गुप्त युग को कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में महानतम
काल माना जाता है। साहित्य। गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग था। कालिदास गुप्त काल के महानतम कवि और नाटककार थे। उनकी रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। बाणभट्ट और विशाख दत्त जैसे लेखक इस युग में उभरे। कला और वास्तुकला। गुप्त काल की मूर्ति कला उत्कृष्ट और प्रभावशाली थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म और जातक कथाओं पर आधारित चित्र और मूर्तियां हैं। मथुरा और सांची में बौद्ध स्तूपों का निर्माण। हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर वास्तुकला का विकास। विज्ञान और गणित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की और पाई का सटीक मान दिया। वराहमिहिर। खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि और चरक जैसे वैज्ञानिक। धर्म और दर्शन। गुप्त साम्राज्य में हिंदू धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ। शिव, विष्णु और देवी की पूजा का विस्तार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। व्यापार और वाणिज्य। समुद्री व्यापार के कारण गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। भारत का व्यापार रोम, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। आइए अब गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण को समझते हैं एवं जानने का प्रयास करते हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन कई आंतरिक और बाहरी कारणों से हुआ। हुनों के आक्रमण। स्कंदगुप्त के बाद हुनों ने साम्राज्य पर कई आक्रमण किए, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। आर्थिक समस्याएं। लगातार युद्धों और आक्रमणों के कारण राजस्व घट गया। प्रांतों का विद्रोह। प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव। स्कंदगुप्त के बाद कोई भी प्रभावशाली शासक नहीं आया। गुप्त साम्राज्य की विरासत। सांस्कृतिक प्रभाव। गुप्त काल की कला, साहित्य और विज्ञान की उपलब्धियां भारतीय संस्कृति की धरोहर है। धार्मिक योगदान। हिंदू धर्म की पुनः स्थापना और मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। गुप्त युग के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक योगदान ने भारत को विश्व गुरु की पहचान दी। निष्कर्ष। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह काल है जिसने भारत को स्वर्ण युग दिया। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। उनका साम्राज्य न केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रगति के लिए भी याद किया जाता है। गुप्त साम्राज्य आज भी भारतीय गौरव और धरोहर का प्रतीक है। दोस्तों, आज हमने गुप्त साम्राज्य पर चर्चा किया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।